नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का फोर्थ प्रशिक्षण एमपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इस तरीके से फोर्थ प्रशिक्षण आया है। तो फोर्थ प्रशिक्षण के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका पार्ट फर्स्ट आज हमने तैयार किया है। तो आज हम आपको अपने वीडियो में फोर्थ प्रशिक्षण के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता के संबंध में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आज उन्हें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आगे हम आपको बताते हैं। इस तरीके से देखें, आपने प्रशिक्षण ले लिया तो अच्छा है। अगर आपने डायरी तैयार की है या नहीं की है, लेकिन इस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम बताएंगे इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप प्रशिक्षण ले चुके हैं तब भी आपको बेनिफिट होगा, और प्रशिक्षण अगर नहीं लिया है तो जब भी प्रशिक्षण आप लेंगे तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखें आप यहाँ पे। सबसे पहले इस तरीके से आप देख सकते हैं विद्यालयी शिक्षण। आप देखें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, विद्यालयी शिक्षण प्रक्रिया में जेंडर एवं जेंडर आयाम की समझ। आप देखें मित्रों, आज हम जेंडर और से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में जानेंगे, लेकिन जेंडर को समझने से पहले हमें सामाजिक निर्माण को समझना चाहिए जो जेंडर के संबंध में हमारे विचारों को बनाने के लिए जिम्मेदार है। हमारे जेंडर से जुड़ी अवधारणा आप जानना चाहते हैं, उससे पहले समाज के बारे में, समाज ने किस तरीके से उसको बना के तैयार कर दिया है, डिवाइडेशन, उसके बारे में समझे पहले। सामाजिक निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्ति और सामाजिक प्रक्रियाएं एवं अहम भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है, तो क्या हम बता सकते हैं कि बच्चा लड़का है या लड़की है? हम नहीं बता सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो स्वतंत्र होने से वहाँ पर लड़का लड़की का भेद खत्म होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से लड़के व लड़की के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कपड़ों में भेदभाव, गतिविधियां करने में, खिलौनों के साथ खेलने में। जो खेल के आमतौर पर खेलते तरीके होते हैं, जैसे कि एक खेल के मैदान में हम आमतौर पर फुटबॉल लड़कों को और लड़कियों को खो खो खेलते हुए देखते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो उनका डिवाइडेशन अलग अलग होता जाता है। भूमिका जिम्मेदारी में भी ऐसी भिन्नता देखी जाए। साथ ही साथ लड़कों की अलग भूमिका होती है और जिम्मेदारी होती है, और लड़कियों की अलग होती है। इस तरीके से समाज के द्वारा डिवाइडेशन किया गया है। देखिए आगे, इसलिए मित्रों हम देखते हैं कि जन्म के समय लड़के और लड़कियों के बीच जैविक अंतर होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे परिवार से शुरू होने वाली सामाजिकरण प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न विशेषताओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो केवल जन्म होता है तब केवल जैविक अंतर होता है उनमें। आगे देखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेंडर का दूसरा पहलू अगर हम देखते हैं तो देखें दूसरा पहलू क्या है। यह जानना भी जरूरी है कि जेंडर सिर्फ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन वे लड़कियों और महिलाओं की तरह महसूस करते हैं और उनकी पहनावा और व्यवहार करते हैं उन्हीं की तरह। इसी तरह ऐसी महिलाएं भी हैं जो लड़के या पुरुष की तरह ड्रेस पहनना, कार्य करना, व्यवहार करना चाहती हैं। इन्हें हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। समझ रहे, वर्गीकरण किया गया ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत करते हैं। उनके व्यवहार, भूमिका, विशेषताओं का निर्धारण भी समाज द्वारा किया जाता है। इस प्रकार हमारी जेंडर की पहचान यह निर्धारित करती है कि हमें कैसे देखा जाता है और हमें पुरुषों महिला ट्रांसजेंडर के रूप में कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं। क्या आपको लगता है कि जेंडर भूमिकाएं निष्पक्ष हैं? क्या यह तथ्य है कि हमारे जेंडर के आधार पर हमारे साथ अलग अलग व्यवहार करना हम समानता तक पहुंचने से रोकते हैं? इस तरीके से आप कुछ इम्पोर्टेंट, क्या हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हो रहा है क्योंकि हम प्रकृति रूप से अलग हैं? इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए आप यहाँ पे शिक्षक की क्या भूमिका रहती है इस प्रकार की मानसिकता को बदलने के लिए, और प्रधान अध्यापक प्रिंसिपल जो होती है उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में आगे आपको वीडियो में बताएंगे। शिक्षक को ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, शिक्षक को पहले सभी स्कूली गतिविधियों में जेंडर भेद की पहचान करनी चाहिए, फिर कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों को तदनुसार योजनाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक सक्षम वातावरण बनाएगा
जहां सभी छात्र अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं, मौजूदा पूर्वाग्रहों रूढ़िवादियों पर सवाल उठा सकते हैं और चर्चा और बहस के आधार पर उपयुक्त समाधान निकाल सकते हैं। माने शिक्षक यदि वातावरण इस तरीके से तैयार कर देता है तो बहुत ही बेनिफिट होगा। विषय के शिक्षण के दौरान शिक्षक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी की भूमिका पर जोर देने का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, अध्यापन कराते हैं, तो महिलाओं की विशेष भूमिका जहाँ जहाँ पर है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए स्थानीय परिवेश से उपयुक्त रोल मॉडल का उदाहरण देना चाहिए। माने जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं उस परिवेश में वहाँ पर कोई रोल मॉडल महिला है तो उसका एग्जाम्पल दे करके उन्हें अध्यापन कराना चाहिए। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है इस चीज़ के लिए। आगे देखें, जेंडर अनिवार्य रूप से इस हिडन पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बन जाता है और कुछ माध्यमों से संपादित होता है। जैसे कि आप देख सकते हो जेंडर डिवाइडेशन कैसे समझ सकते हैं आप देखें यहाँ पे लड़कों लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, स्कूल की गतिविधियों में अनुष्ठान और अभ्यास, लिंग के आधार पर इनाम और सजा की व्यवस्था, विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़कों और लड़कियों को अनुशासित करना, शिक्षक द्वारा लेवल पैटर्न, शिक्षक छात्र और छात्र छात्र में परस्पर बातचीत, इस तरीके से कुछ डिवाइडेशन होते हैं, इनको अप्लाई नहीं करना, इन पर ध्यान देना है। यहाँ तक कि स्कूल की भौतिक स्थान भी जेंडर की धारणा से प्रभावित होते हैं। भौतिक स्थान माने टॉयलेट है, सब चीज़ें अलग अलग डिवाइडेशन होता है, ध्यान रखें। मित्रों, शिक्षकों के अलावा प्रिंसिपल स्कूली प्रक्रियाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण हितधारक है। जेंडर संवेदनशील स्कूल प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माने शिक्षकों के अलावा प्रिंसिपल को भी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी, ध्यान रखें। यह देखने में आया है कि प्रिंसिपल स्कूल के माहौल को कैसे लैंगिक संवेदनशील और लैंगिक समावेशी बनाते हैं। प्रिंसिपल को स्कूल के शासन और संचालन में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए। माने सभी को लैंगिक समानता है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रिंसिपल के लिए जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहयोगी स्टाफ से सभी स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य होना चाहिए। वे स्कूल से संबंधित मामलों में माता पिता समुदाय के सदस्यों के व्यवहार व कार्यों में लैंगिक रूढ़ियों की जांच कर उन्हें संवेदनशील बना सकते हैं। स्कूल परिसर के भीतर अलग अलग पर्याप्त और कार्यात्मक शौचालय, पानी की उपलब्धता, स्वच्छता से संबंधित सुविधाएं और सैनिटरी पैड जैसी लैंगिक संवेदनशील सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए। आगे देखें, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी क्या होती है। हम यह भी जानते हैं कि हिंसा स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह हो सकती है। प्रिंसिपल के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा के प्रति एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी विकसित होना चाहिए, माने समानता का भाव होना चाहिए। लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना महत्वपूर्ण है। माने प्रत्येक स्कूल के अंदर आत्मरक्षा जो प्रशिक्षण होता है वो आयोजित अनिवार्य रूप से होना चाहिए। छात्रों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की एक नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वे नियमित और विनिमय तैयार करें, उन्हें लागू करें और स्कूल के माहौल को जेंडर के प्रति संवेदनशील बनाएं। इस प्रकार यह देखा गया है कि स्कूलों में विभिन्न स्तरों पर जेंडर कैसे संचालित होता है और शिक्षक और प्रिंसिपल की भूमिका लैंगिक मुद्दों में महत्वपूर्ण रखते हैं। इस तरीके से शिक्षक को क्या महत्वपूर्ण भूमिका रखनी है इसके संबंध में और प्रिंसिपल को क्या दायित्व निभाने वो हमने आपको आज बताया। साथ ही साथ आगे और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप भाषा शिक्षण के माध्यम से जेंडर मुद्दों का समझेंगे। माने आप जो भाषा प्रयोग करते हैं उस भाषा में भी जेंडर तरीके से डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से क्या है आगे आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको समझ में आएगा। देखें आप यहाँ पे अभ्यर्थियों को भाषा की भूमिका, भाषा के द्वारा किस प्रकार की शक्ति, आदत, भेदभाव स्वभाव बनाए जाते हैं, इसके प्रति जागरूक बनाना चाहिए। माने भाषा बोलने में भी विशेष चीज का ध्यान रखना चाहिए। कुछ शब्द केवल पुरुषभाषी होते हैं, उनकी जगह महिला भाषी जो शब्द होते हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे आप देखें जो भी मैथमेटिक्स पुस्तकें हैं, मैरीगोल्ड है या साइंस की है, समाज विज्ञान की, सभी में पुरुष महिला दोनों को इंडिकेट किया गया है और इनमें अलग अलग तरीके से आगे देखें क्या बताया उन्होंने। देखें आप यहाँ पे विभिन्न विषयों के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के मुख्य पृष्ठ यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं जिनमें उन्होंने बताया है। आगे देखें क्या बताया है। भाषा जिस सहजता से यह सामर्थ्य भेद उत्पन्न करती है, भाषा केवल उसको उजागर नहीं करती जो पहले से मौजूद है, बल्कि इस असमानता के प्रति
हमारे दृष्टिकोण को भी आकार देती है। इसलिए जेंडर समावेशी भाषा को अलग तरह से उपयोग करके वास्तव में दर्शाएं और परिस्थिति को बदला जा सकता है। माने जो भाषा पहले से तैयार है, पहले से है, उसमें असमानता दिखाई गई है, तो आप उसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। एग्जाम्पल भी है नीचे कौन कौन से शब्द हैं, जिससे कि जो भाषा के आधार पर जो जेंडर डिवाइडेशन होता है वो नहीं दिखे। देखिए आप यहाँ पे शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह जेंडर निष्पक्ष भाषा को बढ़ावा देने में भूमिका निभाए। जैसे यदि भाषा का साधनपूर्वक विश्लेषण करें तो आप पाते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे शब्द हैं, तत्व हैं, जैसे शब्द और भाव भाषा में होते हैं जो जेंडर की रूढ़ियों को बनाए रखते हैं। इसलिए कक्षा में एक जेंडर निष्पक्ष भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता है। जैसे आदमी एक सामान्य शब्द नहीं है, हमें आदमी शब्द के विकल्पों के बारे में सोचने की जरूरत है। हमारी सही भाषा जेंडर समावेशी और जेंडर निष्पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। भाषा में जेंडरवाद की एक सामान्य अभिव्यक्ति पुल्लिंगवाचक संज्ञाओं जैसे मैन, पुलिस, पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे हिम और ही का सामान्य उपयोग है। जब किसी का संदर्भ जेंडर अज्ञात होता है उसे हम सामान्यतः पुरुषवाची बोलते हैं। माने जहाँ पे कोई भी समझ में नहीं आता उसे अपन पुरुषवाची समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज बताई गई है। सामान्य पुरुषवाची समास जैसे अध्यक्ष होता है तो पुरुष होता है। अध्यक्ष हमेशा अगर वहाँ पे लेडी भी होती तो अध्यक्षता न अध्यक्ष रहता है। वक्ता होता है। अधिकर्मी के उपयोग को रोकने और चिन्हित पदों जैसे इनकी जगह पे क्या प्रयोग करना चाहिए, महिला चिकित्सक, महिला शिक्षक, समरूपी पदों जैसे महिला और पुरुष के पत्रकार, कैमरामैन। साथ ही साथ जो आप श्री और श्रीमती, कुमारी जैसे सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करते हैं उनकी जगह पे आपको श्री और सुश्री में बदल दिए गए शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। जिससे क्या होता है, जो जेंडर की भूमिका है वो क्या हो जाती है, ध्यान आकर्षित नहीं होता है। ध्यान रखें। आगे देखें, कुछ गतिविधियां उन्होंने कराई हैं। देखें आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि जहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। देखें आप एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ पे मणिपुर के एक राजा और रानी के बारे में एक कहानी है जिसके 3 बेटे और 1 बेटी है। 3 बेटे होने के बावजूद वे अपनी बेटी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनते हैं और सबसे बड़े बेटे को राजा घोषित करने के पुराने रीति रिवाज को चुनौती देते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अध्याय व्यू विल बी निगथों में मणिपुर के एक राजा हैं, उनकी इस तरीके से स्टोरी बताई गई जिसमें 3 लड़के और 1 लड़की होने के बाद उन्होंने लड़की को राजा घोषित कर दिया। जो जिससे क्या हुआ, उन्होंने जो पुराना रीति रिवाज है उसको एक चुनौती दी। इसका एक एग्जाम्पल दिया है। साथ ही साथ एक एग्जाम्पल और देखें। एक दिन मीना एक आम तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। उसकी दादी राजू को बड़ा टुकड़ा देती है क्योंकि वह एक लड़का है। इस तरीके से आप देख सकते हैं मीना के द्वारा आम तोड़ा गया है और जब घर पे लेके जाते हैं तो उनकी दादी ने बच्चे को राजू को बड़ा टुकड़ा दिया। मीना ने इसका विरोध किया। आखिरकार यह आम लाई थी, वह आम लेके आई थी। दोनों में बड़ी है। वह जोर देकर कहती है कि बड़े होने के नाते उसके हिस्से में उसका अधिकार अधिक है। उसके पिता उसकी मदद के लिए आते हैं। वे आम को समान रूप से विभाजित करते हैं। अब निम्न प्रश्नों को उत्तर आप दीजिए। आम घर कौन लाया? मीना की दादी ने राजू को बड़ा टुकड़ा क्यों दिया? आपको क्या लगता है कि बड़ा टुकड़ा किसे मिलना चाहिए? इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके की गतिविधियां जब भी आप बच्चों के साथ कराएंगे जिससे क्या कि जो पुरानी रूढ़वादिता है लिंग भेदभाव की वो समाप्त हो जाएगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ इसका 4th का 2nd पार्ट हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, तो अगर आपको 2nd पार्ट भी देखना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं।